स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के नाम से। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब क्या है? तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि कांग्रेस का दबदबा रहता है, डोमिनेंस रहता है, और ये फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन तक कंटिन्यूअसली चलता रहता है कांग्रेस का डर। तो इलेक्शन जो हम कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से इलेक्शन है? 1952 के इलेक्शन हम कवर करेंगे, 1957 के इलेक्शन हम कवर करेंगे और 1962 के इलेक्शन हम कवर करेंगे। ये तीन इलेक्शंस कंटिन्यूअसली हम करेंगे और इन इलेक्शंस में हम एक पैटर्न देखेंगे कैसे कांग्रेस जो होती है वो ना सिर्फ जीतती है बल्कि बहुत शानदार तरीके से जीतना शुरू करती है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना डोमिनेंस वगैरह एक्सरसाइज करना शुरू करती है। इन सारी चीजों को हम एड्रेस करते चलेंगे। अब एक क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है कि 1947 में भारत आजाद हो गया था, तो 1952 में हम क्या कर रहे हैं, मतलब 1947 से 52 तक का पीरियड क्या है? तो इस समय में हमारे पास एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। कौन सी वाली गवर्नमेंट थी? इंटरिम गवर्नमेंट। ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी? ये इंटरिम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो संविधान जिन्होंने बनाया था उनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी। अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है ये काम करती है कंटिन्यूअसली और इसमें लोग बाग जो होते हैं वही सरकार को चलाना शुरू करते हैं। इसी को बोला जाता है इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट 1947 से 52 तक काम करती है और उसके बाद हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं। देखो इलेक्शन जो होते हैं वो 1951 में ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि रिजल्ट आते आते फरवरी 1952 का टाइम आ जाता है इसलिए इनको 1952 के जनरल इलेक्शन के नाम से बोला जाता है। तो इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही होती है, फिर फर्स्ट इलेक्शन 1952 में होते हैं। अब उससे पहले हमारे साथ क्या होता है कि हमने 26 जनवरी 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिवली स्वीकार कर लिया था, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो हम लोगों के ऊपर इफेक्टिव हो गया था। ये कौन सी डेट है? 26 जनवरी है 1950। इसके अलावा 24 जनवरी को 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया गया था, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान था उसके ऊपर हमारे लोगों ने सिग्नेचर कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्टिव होने वाला है। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो ये तीन डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले 26 नवंबर 1949 की डेट है जिसमें हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है। इसके अलावा फिर डेट होती है 24 जनवरी 1950 जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने हस्ताक्षर कर दिया। इसके अलावा जो डेट आती है वो 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हो चुका है, मतलब भारत के लोगों को वो मिल चुका है। इसके अलावा जो दूसरी डिटेल्स है हमारे पास देखने के लिए वो है कि हमने हमारे 1950 में ही दो चीजें कर ली। एक तो हमने इलेक्शन कमीशन बना लिया। इलेक्शन कमीशन का क्या काम रहने वाला था? ये देखना कि चुनाव वगैरह किस तरीके से होने वाले हैं, चुनाव वगैरह में डिलिमिटेशन कैसे होगा, चुनाव कौन करवाएगा, चुनाव के समय पे क्या क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें हमने 1950 के टाइम पे डिसाइड कर ली थी। इसके अलावा हमने हमारा सबसे पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिया था जिसका नाम था सुकुमार सेन। ये कुछ इंट्रोडक्टरी डिटेल्स है जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन से पहले हमारे को कंसिडर करनी है, कब क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन रहा है, इलेक्शन कमीशन का गठन हो जाता है, इंटरिम गवर्नमेंट कैसे काम कर रही होती है, इन सारी चीजों को हमने देख लिया। अब जब हम फर्स्ट इलेक्शन करवा रहे थे, कंडक्ट करवा रहे थे, तो उस समय पे हमारे सामने कुछ चुनौतियां थी, कुछ परिस्थितियां थी, ये सारी चीजों को हम एड्रेस करना शुरू करते हैं। तो अब जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है चैलेंजेस in holding first general election। हमारे सामने फर्स्ट जनरल इलेक्शन को होल्ड करने में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इनको हम एड्रेस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो आती है साइज ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज। डिलिमिटेशन कैसे हो? डिलिमिटेशन की प्रॉब्लम आना शुरू होती है, मतलब कि हमारी जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, विश्व में 7वें नंबर का स्थान है उसका साइज के हिसाब से। तो जो हमारे को डिलिमिटेशन करना था, मतलब हमें 489 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी थी, डिलिमिटेशन करना था कॉन्स्टिट्यूएंसीज का।
तो ये किस तरीके से होगा, 489 कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्षेत्र बनाए थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं जयपुर अर्बन, जयपुर रूरल, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऐसे क्षेत्रों का विभाजन, 489 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का विभाजन कोई छोटी बात नहीं थी। उसी के लिए डिलिमिटेशन करना अपने आप में पहला चैलेंज आ जाता है। सेकंड, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और उसमें 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, मतलब ऐसे लोग जो मतदान करने के लिए रेडी हैं, जिनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिल चुका है। इस पॉपुलेशन में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में उनका इलेक्टोरल रोल बनाना है, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन की मतदान सूची तैयार करनी है, इतना बड़ा इलेक्टोरल रोल बनाना है, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ों को हमें साथ में रखना था, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी और दूसरी डिटेल्स, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए इलेक्टोरल रोल बनाना था। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब इसके लिए ऑफिसर्स को ट्रेन करना था, ऑफिसर्स वर ट्रेन, मतलब कि अगर 489 एमपीज आने वाले हैं, 3200 एमएलएज आने वाले हैं, इन सारे चुनाव करवाने के लिए जो ऑफिसर्स होंगे वो लैक्स में तो होंगे कम से कम। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने लाखों में ऑफिसर्स को ट्रेन करा, रिक्रूट करा, ऐसे सारे ऑफिसर्स को रिक्रूट करा गया जो पोलिंग बूथ में जाएंगे, जो अलग अलग जगहों पे जाएंगे, जो वहाँ पे मतदान करवाएंगे, ऐसी सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे। उन सारे लोगों को ट्रेन करना भी अपने आप में एक बड़ी टास्क थी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी कि भारत पुअर और इलिटरेट कंट्री था, मतलब कि भारत में अभी एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था जो पूरी तरीके से गरीबी से ऊपर नहीं आ पाया था, और इलिटरेट था, मतलब साक्षरता हासिल नहीं कर पाया था। ऐसे ही 17 करोड़ लोगों में बहुत बड़ा ऐसा समूह था जो अभी तक गरीबी और साक्षरता को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया था। इस कारण से उनको हम डेमोक्रेसी देने वाले थे, उन लोगों को हम चुनाव का अधिकार देने वाले थे। क्या वो लोग सही तरीके से अपने चुनाव का अधिकार यूज करते, क्या उनको ये चुनाव का अधिकार यूज करने में दिक्कतें आती, ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। इनफैक्ट हमने वहाँ पे एनसीईआरटी में ये भी मेंशन कर रखा है कि यूके और यूएस जैसी कंट्रीज जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी जो है वो लिटरेसी हासिल कर लेती है, वो रिच कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो वहाँ पे तो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। लेकिन आलोचकों ने ये कहना शुरू करा, जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, उन्होंने ऐसी बातें कहना शुरू करी कि भारत में जवाहरलाल नेहरू जी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो जिंदा रहेंगे ये देखने के लिए कि भारत का डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इसके अलावा एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को वहाँ पे कोटेशन दे रखा है जिसने भी सेम बात करी कि उसने बोला कि भारत में लोकतंत्र सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इतनी बड़ी संख्या जो पुअर और इलिटरेट है इनको कैसे मतदान का अधिकार दे सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब रिजल्ट्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होते हैं। हम उन्हीं रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं, रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दो टॉपिक्स हैं, उनको हम कंबाइनली स्टडी कर लेते हैं। रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो सबसे पहले तो हम वोटर टर्नआउट के बारे में बात कर लेते हैं। वोटर टर्नआउट क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। वोटर टर्नआउट मतलब कितने लोग वहां पे मतदान देने के लिए जा रहे हैं, इसी को बोला जाता है वोटर टर्नआउट। तो मोर देन 50% से भी ज्यादा लोग जो होते हैं वो वोटिंग के लिए जाते हैं। और जब ये चीज हो जाती है तो सारे आलोचक जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। मतलब भारत में अगर 17 करोड़ लोग एलिजिबल वोटर्स थे, तो 8.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग वहां पे मतदान देने के लिए गए। यही अपने आप में सारे आलोचकों को शांत कर देता है। सारे आलोचक वापस से बोलना शुरू करते हैं कि भारत का लोकतांत्रिक जो एक्सपेरिमेंट था, लोकतांत्रिक प्रयोग जो था वो सक्सेसफुल हो गया है, और भारत की ये चुनाव, ये भारत में 50% वोट्स का ज्यादा हो जाना, 50% वोट से ज्यादा हो जाना, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। मतलब भारत का लोकतांत्रिक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका था। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं तो कांग्रेस विक्ट्री सिक्योर कर लेती है, मतलब कांग्रेस विनर घोषित हो जाती है, कांग्रेस जीत हासिल कर लेती है, और कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा मिलना शुरू हो जाता है। किन चीजों का फायदा मिलता है, जैसे कि कांग्रेस 489 में से 364
4 सीट्स के ऊपर अकेले डोमिनेशन सिक्योर कर लेती है और लोकसभा के इलेक्शंस में कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसा भी होता है कांग्रेस नेशनल लेवल पे सबसे बड़ी पार्टी निकल के आती है। सेकंड नंबर पे जो पार्टी रहती है वो पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको लगभग 16 के आसपास सीट्स मिलती है। तो 16 के आसपास सीट्स मिलती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। और फर्स्ट नंबर पे जो पार्टी रहती है वो रहती है कांग्रेस। अब ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि कांग्रेस के पास क्रेडिबल लीडर्स होते हैं। कांग्रेस के पास ऐसे लीडर्स होते हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय पे कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, लोगों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, इस कारण भी ऐसा हो पाता है। और दूसरा ऐसा कारण होता है कि कांग्रेस को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का फायदा मिलता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर 50% वोट नहीं लेकर आता लेकिन दूसरों से बेटर परफॉर्म कर लेता है तो उसको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। जैसे कि पार्टी which gets more votes tend to get more seats। मतलब अगर हम एक डेटा की बात करें तो कांग्रेस को 45 सिर्फ 45% वोट्स मिले थे, लेकिन जब हम सीटों की बात करें तो कांग्रेस के पास 75% सीट्स थी। देखो इसके विपरीत एक और सिस्टम होता है जो आपने क्लास 11 की बुक में देखा था, वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसमें एक कैंडिडेट को 50% से ज्यादा सीटें चाहिए। और हमारे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, वो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होते हैं। लेकिन जो नेशनल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, वो हम पीआर सिस्टम पे नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होगा कि किसी एक कैंडिडेट को, किसी एक पार्टी को 50% से ज्यादा सीटें मिल जाए, 50% से ज्यादा वोट्स मिल जाएंगे। तो ऐसा बार बार वापस से इलेक्शंस ना करवाने पड़े, इसलिए 45% वोट्स मिलने के बावजूद भी कांग्रेस को 75% सीटें मिल जाती है। अभी 45% वोट्स मतलब 8.5 करोड़ लोग तो वोट देने के लिए गए थे, इसमें से 45% लोगों ने ही कांग्रेस को वोट किया था। लेकिन सीटों की अगर बात करें 489 में से, तो 75% सीटें जो कि वो कांग्रेस को मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी डिटेल्स हैं हम अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो एक एक सीट के ऊपर 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट्स ऑन 1 सीट। ये कांग्रेस, ये दूसरा एक और डेटा है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक क्षेत्र के ऊपर से एक एक सीट के ऊपर से 4 कैंडिडेट्स जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का डोमिनेंस अचीव हो पाता। ये तो हमने बात करी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बारे में। अब दूसरी चीजों को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो बात करते हैं स्टेट इलेक्शंस में क्या था। लेजिस्लेटिव असेंबली, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में क्या चीज होने लगती हैं वो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो लोकसभा के इलेक्शन में तो कांग्रेस की डोमिनेंस थी, लेकिन जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं वहां पर भी कांग्रेस सिक्योर्स विक्ट्री इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट फ्यू लाइक केरला। केरला में ट्रेवनकोर, कोचिन, ऐसे सारे इलाके, मद्रास के कुछ एरियाज, ऐसे सारे इलाकों में कांग्रेस जो होती है वो अपना वहां पे सीटें नहीं जीत पाती, लेकिन बाकी सारे इलाकों में कांग्रेस जो होती है वो सीटें जीत लेती है। पूरी इंडिया में जो रीजनल इलेक्शंस होते हैं, जिनको हम विधानसभा के इलेक्शंस बोलते हैं, वहां पे भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। और जिन जगहों पे वो नहीं बना पाती वहां पे भी लेटर दे फॉर्म गवर्नमेंट। इन सारे इलाकों में भी कांग्रेस जो होती है वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना है जब हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के ऊपर। अब हम थर्ड इलेक्शन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। थर्ड इलेक्शन आई मीन जो हम 57 और 62 के इलेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे इलेक्शंस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। रिजल्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इलेक्शन, रिजल्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन।
सीधे सीधे एक पॉइंट में अगर कंक्लूड करें तो कांग्रेस दोनों इलेक्शन में, जो 1957 का इलेक्शन होता है और 1962 का इलेक्शन होता है, इन दोनों ही जगह पे कांग्रेस जो होती है वो 2/3 सीट्स सिक्योर कर लेती है और विनिंग पार्टी बन जाती है। सेकेंड नंबर पे जो पार्टी रहती है वो होती है सोशलिस्ट पार्टी, जिसको वोट्स के हिसाब से ज्यादा वोट्स मिलते हैं, लेकिन एफपीटीपी सिस्टम में 10% वोट्स मिलने के बावजूद भी उनको 4 सीटें ही मिलती हैं, लगभग 4 सीटों के आसपास उनको सीट्स वगैरह मिलती हैं। तो 2/3 सीट सिक्योर कर लेती है और विनिंग पार्टी डिक्लेयर हो जाती है कांग्रेस। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, जैसे हमने अभी स्टेट इलेक्शंस देखे, वहां पे कांग्रेस को थोड़ा सा झटका लगता है। कांग्रेस केरला में सरकार नहीं बना पाती है। केरला में सीपीआई पार्टी आ जाती है, मतलब जो पहली पार्टी जो कांग्रेस को चैलेंज करना शुरू करती है सेकंड और थर्ड इलेक्शन में, वो होती है केरला की सीपीआई पार्टी, जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो वामपंथी विचारधारा के साथ प्रेरित होती है। वो पार्टी वहां पर सरकार बनाना शुरू करती है। कांग्रेस केरला में सरकार नहीं बना पाती, ताकि वापस से पूरे इंडिया में जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं, वहां पर वापस से सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करना शुरू कर रहे हैं नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। मतलब अब यहाँ पे हम जो पॉइंट डिस्कस करना शुरू करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस का डोमिनेंस तो था, ये तो हमें समझ में आ गया। 52 में भी चुनाव जीता, 57 में भी चुनाव जीता, 62 में भी चुनाव जीता, स्टेट इलेक्शंस भी जीते, नेशनल इलेक्शंस भी जीते, केरला वगैरह को छोड़ के हर जगह पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। इसमें एफटीपी सिस्टम का फायदा मिला, ये एक अलग पॉइंट था। नेचर क्या है, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस क्या है। अब अगर हमें इस पॉइंट को समझना है तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कुछ कुछ छोटे पॉइंट्स में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कांग्रेस का जो दबदबा है उसमें डिफरेंस किसके साथ है। मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं हमारा इंडिया में कांग्रेस का दबदबा, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि दूसरी तरफ दूसरी कंट्रीज में किस तरीके से दबदबा हासिल हुआ, उनको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कंट्रीज को, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, यूक्रेन हो गया, एरिट्रिया हो गया, ऐसी सारी कंट्रीज को, और भी कंट्रीज के नाम ले रहे हैं लेकिन ये मेजर कंट्रीज है। तो देखो यहाँ पर भी पार्टीज ने दबदबा हासिल करा है, जैसे कि रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी होगी, चाइना की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होगी, ऐसी अलग अलग जो पार्टीज है वहां पर भी उन्होंने दबदबा हासिल करा है। लेकिन इन्होंने किस आधार पे करा है, या तो वहां पे वन पार्टी सिस्टम था, या फिर वहां पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ छेड़खानी करी थी, या फिर वहां पे मिलिट्री जो थी उसने बड़ा रोल प्ले करा था। कहने का मतलब यहाँ पे या तो वन पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी सिस्टम जैसे कि चाइना में अभी भी वन पार्टी सिस्टम है, रशिया में अभी भी वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे कैंडिडेट्स चेंज होते रहते हैं लेकिन वहाँ पे जो पार्टी रहती है वो एक ही पार्टी ऑपरेट करती रहती है। हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो उनके साथ और हमारा दबदबे में काफी ज्यादा डिफरेंस है। हमने सारी पार्टीज को मौका दिया लेकिन फिर भी कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस ने डोमिनेंस एक्सरसाइज करा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छा बना रखा था, यहाँ पे हमने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रखे हैं, यहाँ पे हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों को बराबर रख रखा है। इसकी वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। इन कंट्रीज में क्या है ना कि एग्जीक्यूटिव को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, तो एग्जीक्यूटिव काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी उसको चेक नहीं कर पाते। तो रशिया जैसी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है। मिलिट्री को हमने कभी यूज करा नहीं सरकार बनाने के लिए, जैसे कि इजिप्ट में, एरिट्रिया में मिलिट्री को, सेना को यूज करके सरकार बनाएगी, हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करा। और तब भी हमारा जो डोमिनेंस था, कांग्रेस का डोमिनेंस सिर्फ इस आधार पे था क्योंकि जनता के बीच में कांग्रेस काफी ज्यादा, उस समय की कांग्रेस काफी ज्यादा पॉपुलर थी। सेकंड वाले पॉइंट को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सिमिलरिटी। अभी हमने देखा डिफरेंसेस किसके साथ है पूरी दुनिया भर में, सिमिलरिटी किसके साथ है।
तो सिमिलरिटी जो हमारे को देखने को मिलती है वो हमें मिलती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ। मतलब जो अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस थी, जो नेल्सन मंडेला की कांग्रेस थी, उसका भी जो दबदबा रहा है वो बिल्कुल सेम कांग्रेस की दबदबे के जैसा है। कांग्रेस और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला की कांग्रेस और यहाँ पे जो भारत की कांग्रेस थी, उन दोनों ही कांग्रेस में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। उन्होंने भी ना वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करा, ना ही उन्होंने खराब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ना ही उन्होंने मिलिट्री को यूज करा। उन्होंने भी जो दबदबा हासिल करा सिर्फ इस आधार पर हासिल करा कि नेल्सन मंडेला जो थे वो जनता के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय थे। इसके अलावा जो हम नेचर में फीचर्स में देखना शुरू कर रहे हैं वो है क्रेडिबल लीडर्स का होना। मतलब कि जो राष्ट्रीय संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में लोग बागों के बीच में नेता जा रहे थे, वही नेता उनसे वोट मांगने के लिए जा रहे थे। जैसे कि जो लीडर्स वगैरह थे उस समय के, जो लीडर्स वगैरह थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीडर्स थे, वही जनता के बीच में जाते थे और वो जनता से वोट वगैरह मांगा करते थे। इसकी वजह से जनता के ऊपर उनका विश्वास काफी ज्यादा था और उन लोगों का भी, जनता भी उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद करा करती थी। इनकी वजह से वो जनता के साथ जुड़ पाए और नेशनल मूवमेंट में होने के कारण उन्होंने ये दबदबा हासिल करवाया। फोर्थ पॉइंट में आता है कि कांग्रेस को फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज मिली थी। मतलब कि जब कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ये सोच रही थी कि वो जनता के बीच में जब जाएंगी तो वो किन मुद्दों के ऊपर बात करेंगी, वो जनता के बीच में कैसे पहुंचेंगी, नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक जनता के बीच में किस तरीके से बातचीत करना शुरू करेगी, तब तक तो कांग्रेस ने अपने रीजनल लेवल पे भी ऑफिसेस बना लिए थे। कांग्रेस ने अपने छोटे छोटे लेवल के ऊपर भी ऑफिसेस वगैरह बना रखे थे। वहां पर उनके लोग काफी ज्यादा काम करना स्टार्ट कर चुके थे। मतलब गांव वगैरह में, शहरों में कांग्रेस के काफी ज्यादा ऑफिसेस थे। मतलब और पार्टी जब तक अपनी स्ट्रेटेजी सोच रही थी तब तक तो कांग्रेस ने अपना चुनाव का प्रचार प्रसार भी चालू कर दिया था। इस सारी चीजों की वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस अचीव हो पाता है और ये सारी चीजों को हमारे को स्टडी करना है वहां पर। नेक्स्ट वाले पार्ट में जो हम देख रहे हैं तो बात करना शुरू करते हैं सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन के बारे में। कैसे कांग्रेस एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन बनी। कांग्रेस कैसे एक सोशल कोलिशन थी, कांग्रेस कैसे एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी, इनको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जब पॉइंट देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कैसे एक सोशल कोलिशन है, कांग्रेस कैसे एक सामाजिक कोलिशन थी। तो देखो होता क्या था कि कांग्रेस में फॉलोअर्स जो थे all sections because of civil disobedience movement and national movement। देखो होता क्या है कि जब भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था तो कांग्रेस में स्टार्टिंग में तो वही लोग जुड़ पा रहे थे, फॉलोअर्स वही लोग जुड़ पा रहे थे जो पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के नेता अलग अलग जगह पे जाना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए बात करना शुरू करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए बात करना शुरू करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए बात करना शुरू करते हैं, तो उस समय पे जब ये लोग बाग जनता के बीच में जाते हैं तो उनसे हर वर्ग के लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि कास्ट से रिलेटेड अपर कास्ट, लोअर कास्ट, क्लास से रिलेटेड अपर क्लास, लोअर क्लास, रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जेंडर, महिलाएं, पुरुष, हर कोई कांग्रेस के साथ जुड़ना शुरू कर देता है और कांग्रेस के साथ आना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आगे बढ़ता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ता है, नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता है, उस समय पे ये सारी कैटेगरीज के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस की लीडरशिप होती है वो भी इंक्लूसिव हो जाती है। मतलब कि स्टार्टिंग की लीडरशिप और लेटर की जो बाद की स्टेज की लीडरशिप है उसमें काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। स्टार्टिंग की जो लीडरशिप होती है वो तो सिर्फ एलिट्स की लीडरशिप होती है, ऐसे लोगों की लीडरशिप होती है जिसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग, लॉयर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, उद्योगपति वगैरह, ऐसे सारे लोग ही कांग्रेस में साथ होते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद की लीडरशिप में फार्मर्स,
फार्मर यूनियन के नेता, ट्रेड यूनियन के नेता, लेबर यूनियन के नेता, फार्मर यूनियन, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन, हर कोई कांग्रेस के साथ जुड़ना शुरू कर देता है। तो कांग्रेस की लीडरशिप भी इंक्लूसिव हो जाती है, फॉलोअर्स भी इंक्लूसिव हो जाते हैं, हर वर्ग के लोग कांग्रेस में मिल जाते थे। लीडरशिप में मतलब जो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग रोल पे थे, वहां पर जो किसानों के नेता होते हैं, वहां पे जो लेबर्स के नेता होते हैं, लेबर यूनियन के नेता होते हैं, उनको भी जगह वगैरह मिलना शुरू हो जाती है। इन सारे तरीकों से कांग्रेस एक रेनबो लाइक पोजीशन बन जाती है। रेनबो लाइक कोलिशन का मतलब क्या है? रेनबो लाइक कोलिशन मतलब कांग्रेस इंद्रधनुष में जैसे सारे रंग होते हैं, वैसे ही कांग्रेस के फॉलोअर्स में भी हर तरीके के लोग थे, कांग्रेस की लीडरशिप में भी हर तरीके के लोग थे, हर वर्ग के लोग हुआ करते थे। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में जब देखना शुरू कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कांग्रेस कैसे एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी। कांग्रेस कैसे एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी? क्योंकि कांग्रेस में पैसिफिस्ट भी थे, कांग्रेस में रेडिकल्स भी थे, कांग्रेस में कम्युनिस्ट भी थे, कांग्रेस में लिबरल्स भी थे, कांग्रेस में नेशनलिस्ट भी थे, कांग्रेस में कैपिटलिस्ट भी थे। मतलब कांग्रेस इन सारी विचारधाराओं को समावेलित करने वाली एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी। सोशल कोलिशन आपको समझ में आया? आइडियोलॉजिकल कोलिशन कैसे थी? क्योंकि कांग्रेस में जो अपने विचार में ज्यादा चरमपंथी नहीं होते, ऐसे लोग भी थे, कांग्रेस में चरमपंथी लोग भी थे, कांग्रेस में वामपंथी लोग भी थे, कांग्रेस में उदारवाद वाले लोग भी थे, कांग्रेस में राष्ट्रवाद वाले लोग भी थे, कांग्रेस में पूंजीवाद वाले लोग भी थे। तो कांग्रेस में सभी कैटेगरी के लोगों को प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, मतलब अपनी बात रखने का कांग्रेस में उनको मौका मिलता था। अगर कोई ऐसी बात रखना चाहता था जिसके साथ कांग्रेस अग्री नहीं कर रही थी, कांग्रेस की विचारधारा अग्री नहीं करती थी, लेकिन उनको तब भी मंच मिल जाया करता था जहां पे वो अपनी बात रख सकते थे, जहां पे वो अपने विचार को प्रकट कर सकते थे, जनता के बीच में जा सकते थे। एंड रिस्पेक्ट फॉर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूशन की, कांग्रेस में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को स्वीकृति मिली हुई थी, दूसरी विचारधारा के लोगों को स्वीकृति मिली हुई थी कि वो अपना संविधान भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं था, देखो जैसे हमारे भारत का एक संविधान है, वैसे ही पार्टीज का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, पार्टीज का खुद का संविधान भी होता है। तो कांग्रेस ने खुली आजादी दे रखी थी कि जो पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टीज हैं, वो अपना संविधान फॉलो कर सकते हैं, उनको कांग्रेस का संविधान मानने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हम भारत के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टीज की रूल बुक के बारे में। और कांग्रेस में सारी पार्टीज को ऐसी रूल बुक रखने की आजादी मिली हुई थी। ऐसी सारी चीजों को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस से सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन का टॉपिक तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसके अलावा हम छोटी छोटी और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कांग्रेस कैसे एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी थी। देखो ग्रैंड मतलब बिग, सेंट्रिस्ट मतलब सेंटर की पार्टी। जैसे कि लेफ्ट होता है और राइट होता है, तो कांग्रेस ना राइट की पार्टी थी ना लेफ्ट की पार्टी थी। पॉलिटी के साथ कोई अभी फैमिली होना शुरू हो रहा है, तो लेफ्ट होता है सोशलिज्म और राइट होता है कैपिटलिज्म। कहने का मतलब कांग्रेस ना सोशलिस्ट की पार्टी थी ना कैपिटलिस्ट की पार्टी थी, वो एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी जो दोनों को बैलेंस करके चल रही थी। तो वो सोशलिस्ट सोशलिस्ट पूरी तरीके से ना सोशलिज्म की पार्टी है ना पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट की पार्टी है, वो दोनों को बैलेंस करने वाली पार्टी है, और इसकी वजह से वो एक सेंट्रिस्ट पार्टी बनकर निकल के आती है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं फ्रैक्शंस का क्या रोल था, और यहीं पे हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रैक्शंस होते क्या है। फ्रैक्शंस वो पार्टीज और वो इंडिविजुअल थी जो कांग्रेस के साथ आइडियोलॉजिकली अग्री नहीं कर रही हो, या फिर हो सकता है अग्री कर रही हो, लेकिन वो कांग्रेस के साथ काम करती थी। फ्रैक्शंस पार्टीज और इंडिविजुअल्स that worked with, अब हो सकता है कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ फैमिलियर नहीं हो कांग्रेस के, लेकिन ये साथ काम करा करते थे, इन्हीं को फ्रैक्शंस बोला जाता है। पार्टीज और इंडिविजुअल्स दैट वर्क विद कांग्रेस आर नोन एज फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शंस का क्या रोल था? देखो अगर कांग्रेस है
और कांग्रेस कोई नीति बनाने वाली है, कांग्रेस कोई रोल प्ले करने वाली, कांग्रेस मान लो कोई एक पॉलिसी लेकर आ रही है, कांग्रेस कोई एक ऐसा ड्राफ्ट लेकर आ रही है, तो कांग्रेस की जो कोर टीम है ना, वहां पे तो फ्रैक्शंस कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग मार्जिन से इन्फ्लुएंस कर सकते थे। मार्जिन से इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है? मार्जिन से इन्फ्लुएंस करने का मतलब सिंपल वर्ड्स में है, जैसे कोई मेन ड्राफ्ट आने वाला है, कोई पॉलिसी आने वाली है, उस पॉलिसी में कांग्रेस का ही रोल रहेगा, कांग्रेस की टीम का ही रोल रहेगा, लेकिन बाहर से कुछ कुछ पॉइंट्स कम्युनिस्ट भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी जो उनको चीज़ बतानी है, वो सारे पॉइंट्स को वहाँ पे इंक्लूड करा जा सकता है। इन्हीं को फ्रैक्शंस बोला जाता है। और फ्रैक्शंस मार्जिन से डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मार्जिन से कांग्रेस में बता दिया करते थे कि ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं क्या उस वाले ड्राफ्ट में। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई बिल आ रहा है, फार्मर्स के लिए कोई बिल आ रहा है, तो मेन जो बिल रहेगा, जो मेन प्रोविजन रहेगा, वो तो कांग्रेस का ही रहेगा, लेकिन एक तो नीतियां जो होंगी वो दूसरी पार्टीज, जो दूसरे फ्रैक्शंस हैं, वो भी कांग्रेस को एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है कांग्रेस सिस्टम। अब ये कांग्रेस सिस्टम क्या है? तो कांग्रेस सिस्टम का मतलब एबिलिटी ऑफ कांग्रेस टू वर्क एज रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, एक पार्टी है सीपीआई और दूसरी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस में अभी हमने जब एक पॉइंट देखा, जिसमें हमने देखा आइडियोलॉजिकल कोलिशन, वहां में हमने एक पॉइंट देखा कि कांग्रेस के अंदर भी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, और सीपीआई की फुल फॉर्म होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये है अपोजिशन पार्टी और ये है रूलिंग पार्टी। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। इसकी वजह से कांग्रेस रूलिंग पार्टी का रोल तो प्ले कर ही रही है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि वामपंथी विचारधारा वाले लोग भी हैं, इसकी वजह से वो अपोजिशन पार्टी का भी रोल प्ले कर पाती है। मतलब इनको जो नीतियां बनवानी होती हैं, उनके पास पहले ही पहुंच जाती है, क्योंकि वामपंथी विचारधारा वाले लोग यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसकी वजह से कांग्रेस रूलिंग पार्टी की जैसे भी काम कर पा रही थी और अपोजिशन पार्टी की जैसे भी काम कर पा रही थी। इसी को बोला जाता है कांग्रेस सिस्टम। नेक्स्ट वाले पार्ट पर करना शुरू करते हैं। अब जब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो वहां पे एक पॉइंट आता है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आता है, वो आता है कि फ्रैक्शंस को मैनेज करने से, फ्रैक्शंस को टॉलरेट करने से उसको एडवांटेजेस क्या मिलती हैं, कांग्रेस को क्या क्या एडवांटेजेस मिलना शुरू होती है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉलमार्क्स क्या होते हैं एक अच्छी कोलिशन के। हॉलमार्क्स ऑफ अ गुड कोलिशन, मतलब कोई अच्छी टीम होती है, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वो कोई दूसरी टीम हो, उसके हॉलमार्क्स क्या होते हैं? तो उस टीम में कॉम्प्रोमाइज होता है और इंक्लूसिवनेस होती है। इसका मतलब क्या है? तो एक अच्छा कोलिशन जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज करके चलता है। मतलब कि अगर कांग्रेस में कुछ ऐसी नीतियों के लिए समाजवादी लोग बोल रहे हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पूंजीवाद के कुछ पॉइंट्स को हटा दिया जाएगा और समाजवाद वाले पॉइंट्स को लाया जाएगा। इसी को कॉम्प्रोमाइज बोला जाता है। मतलब कांग्रेस कुछ अगर अपनी अलग नीतियां चाह रही हैं, तो लेकिन फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज करके दो तीन पॉइंट्स वामपंथी, समाजवाद, उदारवाद लोगों के, उन पॉइंट्स को कंसिडर कर सकती है। इसके अलावा इंक्लूसिवनेस का मतलब है सब लोगों को साथ में लेके चलना, सारी पार्टी के लोगों को साथ में लेके चलना, जो फ्रैक्शंस है जो उनके साथ अग्री नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी साथ में लेके चलना। तो कांग्रेस के अंदर ये दोनों ही हॉलमार्क हुआ करते हैं। मतलब कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने में बिलीव करती थी, कांग्रेस जो थी वो इंक्लूसिव नेचर की थी, मतलब कांग्रेस में सभी कैटेगरीज के लोग भी शामिल हो जाया करते थे। इसके अलावा जब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, तो कांग्रेस सिस्टम को ही वापस से ले लेते हैं। मतलब कि कांग्रेस सिस्टम क्या कहता है, रूलिंग पार्टी भी थी और अपोजिशन पार्टी भी थी।
मतलब कांग्रेस रूलिंग पार्टी की जैसे भी काम कर रही है, कांग्रेस अपोजिशन पार्टी की जैसे भी काम कर रही है, इसी को कांग्रेस सिस्टम बोला जाता है। अब होता क्या है कि अपोजिशन पार्टी की जैसे काम करने की वजह से, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ना सीपीआई पार्टी और कांग्रेस के अंदर भी सी कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों का, वही पॉइंट यहाँ पर भी वापस आता है। अपोजिशन पार्टी की जैसे काम करने की वजह से अपोजिशन पार्टी को डिफिकल्टी हो जाती है। अपोजिशन पार्टी को डिफिकल्टी मतलब दिक्कत होना शुरू हो जाती थी। क्या दिक्कत हो जाती थी, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। देखो मान लो वामपंथी विचारधारा वाले लोग जो हैं वो कुछ पॉइंट्स को बता रहे हैं और वो कांग्रेस को घेरना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि सीपीआई पार्टी फार्मर्स के कुछ पॉइंट लाना चाहती है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के कुछ पॉइंट लाना चाहती है, लेकिन वो सारे मुद्दे तो पहले ही कांग्रेस के अंदर बैठे हुए वामपंथी लोगों ने बता दिए होंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो सारे ही आइडियोलॉजी के लोग थे। इसकी वजह से होना क्या शुरू होता है, फायदा क्या मिलना शुरू होता है कांग्रेस को, कि अपोजिशन पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता, क्योंकि जो भी मुद्दा वो लेकर आती हैं वो सारे मुद्दे तो कांग्रेस में पहले ही लोगों ने डिस्कस कर लिए होते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास हर वर्ग के लोग थे, तभी तो कांग्रेस सारी आइडियोलॉजी का कोलिशन था। इन सारे रीजंस की वजह से अपोजिशन पार्टी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, काफी ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। सेकंड वाली एडवांटेज को हम जब डिस्कस करें तो वहां पे पॉइंट आता है कि कांग्रेस को कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा था। नो वन यूज्ड टू लीव कांग्रेस एंड फॉर्म another group or join another group. इसका मतलब क्या? सिंपल वर्ड्स में कांग्रेस में क्योंकि सभी लोगों को जगह मिली हुई थी, सभी लोगों की बात सुनी जाती थी, तो कांग्रेस को कोई भी दूसरा सेक्शन जो था वो छोड़ के नहीं जाया करता था, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करते थे। जैसे कि अगर समाजवादी लोगों को कुछ बात रखनी होती थी तो कांग्रेस में उनको मंच मिल जाया करता था, वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को कुछ बात करनी थी तो उनको भी कांग्रेस के अंदर मंच मिल जाया करता था। इसकी वजह से कांग्रेस को कोई भी छोड़ के नहीं जाता था और दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता था, दूसरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता था, क्योंकि उनकी बातों को मैनेज करा जाता था, उनकी बातों को टॉलरेट करा जाता था। और इस तरीके से ये दूसरा एडवांटेज मिलना शुरू होता है कांग्रेस को, लोग बाग अलग अलग पार्टी फॉर्म नहीं करा करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं और इसके साथ हम अपना चैप्टर कंक्लूड करते हैं। पॉइंट जो है, मेजर पॉइंट जो है वो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि रूट्स ऑफ ऑल पार्टीज एंड लीडर्स वर फ्रॉम कांग्रेस। देखो सबसे पहली जो पार्टी फॉर्म होती है बड़े लेवल पे, देखो ऐसे तो और भी पार्टीज रही हैं, पूरा सार्वजनिक सभा रही हैं, दूसरी पार्टीज भी रही है, लेकिन एक बड़ी पार्टी जो फॉर्म होती है वो कांग्रेस फॉर्म होती है। और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी फॉर्म होने की वजह से जो भी बात की पार्टीज आती हैं, चाहे वो जनता पार्टी हो, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो कोई और दूसरी पार्टी हो, सारी पार्टी के जो लीडर्स हैं या फिर जो पार्टी के लोग बाग हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो कांग्रेस में थी। मतलब इन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं पुराने समय में कांग्रेस के साथ काम करा था और वहीं पे इनको ट्रेनिंग वगैरह मिला करती थी। इसके अलावा जो पॉइंट्स आना शुरू करते हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस में, वो आता है प्रिंसिपल एंड सस्टेन्ड क्रिटिसिज्म। इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल एंड सस्टेन क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है, तो इसके लिए हमारे को आज के समय की बात करनी होगी कि आज के समय में किस तरीके से नीतियां चलती हैं। देखो आज के समय में जो पार्टीज होती हैं वो आपने देखा होगा किसी भी मुद्दे के ऊपर आलोचना करना शुरू कर देती है, चाहे सरकार सही काम कर रही हो चाहे सरकार गलत काम कर रही हो, हर मुद्दे के ऊपर आलोचना होनी शुरू हो जाती है। इसी को बोला जाता है क्रिटिसिज्म व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, आदर्शों के हिसाब से क्रिटिसिज्म ना होना। और दूसरा क्रिटिसिज्म है सस्टेन क्रिटिसिज्म। जैसे कि जो पार्टीज होती हैं वो चुनाव के समय में तो आलोचना करती हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो आलोचना करना भी बंद कर देती है। उस समय पे जो अपोजिशन पार्टीज हुआ करती थी, जो अपोजिशन पार्टीज रोल प्ले करा करती थी, रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज था वो किस तरीके का रोल था कि अपोजिशन पार्टीज प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म को फॉलो करती थी। मतलब कि गलत मुद्दे, जब कांग्रेस कुछ गलत नीतियां लेकर आ रही है, गलत काम कर रही है, उसी
रोल था अपोजिशन पार्टीज का वो एक अच्छा रोल था, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ चुनाव के समय पर आलोचना करती थी, सस्टेन क्रिटिसिज्म था। मतलब कि जब तक कि महंगाई का इशू सॉल्व नहीं हो जाता है, जब तक कि जनता को राहत नहीं मिल जाती है, जब तक कांग्रेस सही से काम करना शुरू नहीं कर देती, जब तक कांग्रेस सही से जवाब देना शुरू नहीं कर देती, तब तक क्रिटिसाइज करा जाता था, तब तक कि कंटिन्यूसली उनको क्रिटिसाइज करते रहते थे, सस्टेन क्रिटिसिज्म फॉलो हुआ करता था। इसके अलावा इनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी रहा करती थी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण का। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप आज के समय पे देखोगे तो आप देखोगे कि राहुल गांधी मोदी को कुछ बोल रहा है, जवाब में दूसरे अपोजिशन लीडर जो हैं वो भी गाली गलौज कर रहे हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स तक भी आलोचना कर दी जाती है, उनके पेरेंट्स को भी कुछ कुछ बोल दिया जाता है, लेकिन उस समय पे ऐसा कुछ भी नहीं था। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एग्जिस्ट करा करती थी, मतलब कि अपोजिशन पार्टी की, रूलिंग पार्टी की वो एक मर्यादा रखते थे, वो क्रिटिसाइज तो करते थे लेकिन गाली गलौज वगैरह, म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करा करते थे, गाली गलौज वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, जयप्रकाश नारायण जो हैं वो सोशलिस्ट पार्टी के थे, उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी कांग्रेस से, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू उनके काफ़ी ज़्यादा उनको एडमायर करा करते थे, इनफैक्ट उन्होंने उनको इन्विटेशन भी दिया था कि वो अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाए। ऐसे ही राम मनोहर लोहिया वगैरह दूसरे जो लोग बाग होते हैं उनके लिए भी जवाहरलाल नेहरू जी जो थे काफ़ी ज़्यादा उनको एडमायर करा करते थे, और इसी को बोला जाता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक और चीज़ थी जो कांग्रेस की डिक्लाइन में रोल प्ले करता है, रेनबो लाइक कोलिशन स्टॉप। रेनबो लाइक कोलिशन खत्म हो गई, कांग्रेस में जो इंद्रधनुष की जैसे हर वर्ग के लोग बाग हुआ करते थे वो भी खत्म होना शुरू हो गए, और इन सारे रीजंस की वजह से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई जिसका 62 के इलेक्शन के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। फिर हम आगे के इलेक्शंस में देखना शुरू करेंगे कैसे और भी चीजें होती हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी आती हैं वो रिस्टोर करती हैं, नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में भी सारी चीजें डिस्कस करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी के लिए जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो रेनबो लाइक कोलिशन खत्म हो जाती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाता है, सस्टेन क्रिटिसिज्म भी खत्म हो जाता है, और इसकी वजह से कांग्रेस का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो अपोजिशन पार्टी जो पहले अच्छा रोल प्ले करती थी वो भी खराब रोल प्ले करना शुरू कर देती है, और कांग्रेस में खुद रेनबो लाइक कोलिशन खत्म हो जाने की वजह से भी कांग्रेस का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। और फिर दूसरी पार्टी जैसे कि जनता पार्टी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनना शुरू होती है, इनका